हेलो स्टूडेंट, आज ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर में। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कैपेसिटर क्या चीज़ है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, साथ में हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर चेक किए थे, राइट। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हम लोग देख लिए थे कि जब भी हम दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं, है ना, सही, और इसमें किसी एक प्लेट पर आप क्यू चार्ज दे दीजिए। इस प्लेट पर हमने क्या दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, पॉजिटिव। और जब इस प्लेट को आप ग्राउंड करते हैं तो आपको मालूम है इसका कैपेसिटेंस, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, वो हम लोग देखे थे। उस केस में हम लोग को ये दिखाई दिया था कि यहाँ पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, और इस जगह पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, जितना नेगेटिव पॉजिटिव इधर उतना नेगेटिव इधर इंड्यूस हो जाता है, और सारा जो पॉजिटिव चार्ज था वो सब ग्राउंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के सप्लाई होने से सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कैपेसिटर को अगर आप क्यू चार्ज दोगे, सिर्फ क्यू चार्ज देना है, तो एक प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आपको दिखने लगेगा। हम इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक। तो मान लीजिए फिलहाल इस प्लेट के बीच का एरिया जो रखा है डी, समझ में आया, और इस प्लेट का एरिया जो रखा है ए। यस, एरिया कितना है, एरिया है इसका ए, ठीक है। अब सुनिए, जनरली जो हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं उसमें क्या सोचते हैं कि ये प्लेट, ये जो डी का वैल्यू है ना, ये काफ़ी नज़दीक है, मतलब इस एरिया के कंपैरिजन में ये जो चीज़ है, जितना बड़ा प्लेट है उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है काफ़ी कम लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो अगर आप इसके बीच में खड़ा होगे तो आपको ये प्लेट आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, आप उसको इनफाइनाइट प्लेट इमेजिन कर सकते हो अगर ये डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है तब। ओके, चलिए तो देखिए ध्यान से, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, है ना। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो क्या होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा पैरेलल प्लेट में, बस किनारे को छोड़कर। किनारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको एज इफेक्ट दिखने लगता है, उस बारे में बाद में चर्चा करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो आपको पता है यहाँ पर जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, अवे फ्रॉम दिस एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, है ना। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपेसिटर के बीच में वो होगा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E2 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 वाला क्यों है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, E2 वाला क्यों है, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे आप क्या लिखोगे, वो इसका सिग्मा बटा यस 2 एप्सिलॉन नॉट, पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट प्लेट के लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं ना, प्लस इसके कारण भी इधर ही होगा तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने क्यों इस दोनों को सिग्मा ही लिया है, सिग्मा इसलिए लिया है कि जितना चार्ज डेंसिटी यहाँ होगा उतना ही चार्ज डेंसिटी यहाँ भी होगा। अब सवाल पूछोगे आप, सर माइनस क्यों नहीं लिया आपने, ठीक है। असल में क्या है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे इसको तो आप डेफिनेटली आप यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो वो आपका वेक्टर उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो अपने आप ऐड हो जाना है, राइट है। बट हमने पहले ही डायरेक्शन कंसीडर कर लिया, इसलिए साइन कंसीडर की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट ऐड करो। कितना मिल रहा है आपको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज बटा एरिया, सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए, ठीक है। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में। तो आप इस सिग्मा का वैल्यू यहाँ डाल दो, क्यू बाई ए, तो क्या मिलेगा, ई नेट मिल रहा है आपको, ध्यान देना, वो मिल रहा है क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, मिला, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब कहानी ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकाल रहे हो, पहले सोचो, क्योंकि आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो क्यू बाई भी करना होगा, यस और नो, इसलिए हम लोग पोटेंशियल बारे में देख रहे हैं। पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू क्या चीज, डी, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। E इंटू डी क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल, बताइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डाल दीजिए, क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा डी, ये क्या आ गया, भी आ गया। अब बताइए कैपेसिटेंस के लिए हमको क्या चाहिए होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस होता है चार्ज होल्ड पर यूनिट वोल्ट में, है ना। कोई कंडक्टर अपने यूनिट वोल्ट में कितना चार्ज होल्ड कर पा रहा है उसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटेंस।
तो देखिए, तो Q बाई V का हमको वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, जो भी ये चीज़ है ये सब उधर भेज देंगे और V को इसके नीचे भेज देंगे। इस सब को जब आप उधर भेजिएगा तो ये A एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा, है ना, क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और डिवाइड बाई ये D नीचे आ जाएगा, इक्वल टू Q, और ये V इसके नीचे चल जाएगा तो Q बाई V क्या हो जाएगा V, और यही क्या होता है आपका कैपेसिटेंस। तो आप कह सकते हैं अच्छा सर इसका जो कैपेसिटेंस आया, इस पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस आया वो आया एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या डिवाइड बाई D। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। आप देखिए ध्यान से, यहाँ जो कैपेसिटेंस है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। देखिए सबसे पहला बात, जो कैपेसिटेंस है वो एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंड कर रहा है, यस। दूसरा बात, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पर डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। और तीसरा बात, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसके बीच जो मटेरियल है उसका परमिटिविटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एयर और वैक्यूम है, इसलिए हमने क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई दूसरा मटेरियल आ जाए तो वहां पर उस मटेरियल का अपना एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा। आपको मालूम है एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, ये चीज, तो उस केस में अगर मटेरियल बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा। ठीक, तो हम कह रहे हैं अच्छा मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है हमेशा कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन और जो ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करता है। कभी भी चार्ज पर पूछा है कि चार्ज पर डिपेंड करता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। इस फॉर्मूला से मालूम चल रहा है क्या चीज, कि कैपेसिटेंस क्या, कैपेसिटेंस ऑफ क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप इधर लिखो, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन क्या चीज, ज्योमेट्रिकल, यस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यस और नो, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड मीडियम यूज्ड। कैपेसिटर के अंदर क्या मीडियम यूज है उस पर डिपेंड करता है, और साथ में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप इसके बारे में नोटिस कर सकते हैं उसको एकदम पॉइंट वाइज कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या चीज होगा, जो कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया होगा। देख सकते हैं आप, जितना बड़ा प्लेट का एरिया, ठीक है, उसका कैपेसिटी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर एरिया को आपने डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। दूसरा डिपेंडेंसी आप कह सकते हैं, शॉर्टकट में लिखना है, कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। जितना कम डिस्टेंस होगा, जितना कम दूरी होगा, उतना ज्यादा आपका क्या चीज होगा, कैपेसिटेंस होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसा क्यों, कैपेसिटेंस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर कम दूरी होगा तो उसके बीच का पोटेंशियल जल्दी राइज नहीं करेगा। कम दूरी मतलब भी कम, है ना, तो जितना कम से कम उसका पोटेंशियल रह पाएगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड पाएगा। क्योंकि होल्ड चार्ज को दिक्कत कब आता है, जब वोल्टेज बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है। तो अगर डी कम रखोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं, अब वोल्टेज नहीं बढ़ेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज उस पर लाद सकते हो, यस और नो। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब कहने का मतलब है अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो आपका जो कैपेसिटी होगा वो सीधा आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, डबल करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, चलिए बहुत अच्छा। तीसरा बात कह रहा है क्या चीज, कि कैपेसिटर किस पर डिपेंड, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पर। ठीक है, मीडियम का कितना परमिटिविटी है उस पर निर्भर कर रहा है। अगर मान लीजिए कल को ये मीडियम बदल जाए, ठीक है, मतलब अब कह रहा है क्या चीज कि एयर और वैक्यूम की जगह पर VACWM, है ना, एयर और वैक्यूम की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं कोई दूसरा मटेरियल, अनदर मटेरियल। ठीक है, दूसरा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मटेरियल का जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है। ठीक है, इन दैट केस जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा, वो एप्सिलॉन हो जाएगा इंटू A डिवाइड बाई डी। मटेरियल आपने बदल दिया उसका, है ना। मतलब आपको मालूम है किसी भी मटेरियल का जो एप्सिलॉन होता है उसको आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू A डिवाइड बाई क्या डी। एप्सिलॉन आर क्या होता है, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी,
यस और नो? ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या स्पेसिफाई करता है कि किसी मीडियम का परमिटिविटी एयर वाले परमिटिविटी के कंपैरिजन में कितना गुना है। सोचो अगर मान लो इसके बीच में आप वाटर फिल कर दिया आपने, तो वाटर के लिए तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 81 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में 81 गुना है। तो अगर इसको आप 81 गुना कर दोगे तो आपका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? 81 गुना बढ़ जाएगा, है ना। मतलब हमको अगर कैपेसिटेंस अगर फर्दर इंक्रीज करना हो, ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स रखना हो, तो हम लोग उसका क्या बदलते हैं? एप्सिलॉन बदलते हैं, अंदर का मटेरियल बदलते हैं। जितना ज्यादा उसका रिलेटिव परमिटिविटी होगा उतना टाइम्स आपका क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस। आप देखिए ध्यान से, क्योंकि ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो क्या दिख रहा है? जो आपका सी होगा वो क्या होगा? एयर कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स हो जाएगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा, है ना। जब एयर था उस समय जो कैपेसिटेंस होगा उससे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स ज्यादा कैपेसिटेंस अब आपको प्राप्त होगा। ये सर नो, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट के लिए जगह क्या है हम मिटाने वाले हैं। इसको आप जल्दी से पॉज करके नोट कीजिए इसको फटाक से। चलिए स्टूडेंट्स, बोर्ड साफ कर लिए हैं हम, है ना। चौथा पॉइंट जी क्या कह रहा है? कहता है क्या चीज कि कैपेसिटेंस, है ना, नेवर डिपेंड ऑन चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चौथा पॉइंट है, ठीक है। क्यों चार्ज पे क्यों डिपेंड करता है? हमको तो फॉर्मूला में मालूम है C = QIB होता है, तो हमको लग रहा है अच्छा Q बढ़ाएंगे तो C भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुनिए क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे ना उसके साथ में पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर चार्ज को आप डबल कर दिए तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, ठीक। तो डबल मान लीजिए कि जो 4 था ये 5 था, तो 4/5 रेशियो आना था। इसको आपने कल को 8 कर दिया, 10 कर दिया, तो अभी भी 4/5 ही रेशियो है। मतलब ये भी डबल, जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ा, तो कट के फिर से सेम टू सेम रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा चार्ज ऑन कंडक्टर पर, मतलब चार्ज ऑन किसी भी कैपेसिटर पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज ऑन कैपेसिटर पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना है, ओके। अच्छा चलिए, पांचवा पॉइंट कह रहा है कभी कभी आपसे इसके बाद, इसके अलावा, है ना, आपसे फोर्स ऑन प्लेट पूछ लेता है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ये दोनों प्लेट है, ठीक है। फोर्स ऑफ प्लेट से पहले इस पॉइंट को नोटिस कर लीजिए। कहता है क्या चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक, पहले आसान लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड क्या कैपेसिटर, ओके, ऑलवेज क्या चीज यूनिफॉर्म, हमेशा क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। बीच में एज को छोड़कर देखिए ध्यान से, अंदर में क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या होगा? हमेशा इसके बीच में बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन किनारे में क्या होता है ना, किनारे में ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखाई देता है, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? एज इफेक्ट। याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी कैपेसिटर के बीच में का डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटर के बारे में, हम लोग इस एज इफेक्ट को नेगलेक्ट करके चलते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, और तब उससे हम लोग क्या बनाते हैं? फॉर्मूला बनाते हैं। अगर आप एज इफेक्ट को कंसीडर करोगे तो आपके एक्सप्रेशन थोड़ा से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जितना आप इसके बीच का डिस्टेंस कम रखिएगा उतना ही एज इफेक्ट क्या रहेगा? कम रहेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ध्यान रखना है आपको इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर हमेशा क्या होता है? यूनिफॉर्म रहता है, सिर्फ किनारे वाले को छोड़कर, ओके। चलिए, छठा पॉइंट जो अब दिखाने वाला था, देखिए ध्यान से। कभी कभी आपसे पूछता है फोर्स ऑन क्या चीज? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कि कैपेसिटर के प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा। आप सोच के देखो, यहां अगर कैपेसिटर पर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है किसी प्लेट पर, तो ऑटोमेटिकली है, अगर ये ग्राउंडेड तो इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर बाहर में क्या रहेगा? 0। जितना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। 1 3 4 5 6 और 6, ठीक है। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, राइट है। चलिए अब सुनिए, आपसे कोई पूछे कि किसी भी एक प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा। असल में दोनों फोर्स बराबर होंगे। ये इस पर फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये पॉजिटिव है, इसको अपनी तरफ खींचेगा। दोनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, राइट और रॉन्ग। तो हम किसी भी एक प्लेट पर फोर्स निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं इस वाले प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा निकालना है, तो इस वाले प्लेट पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, यस और नो।
तो सोचिए क्या हो रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा इस दिशा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आप एक चार्ज पार्टिकल को रखे हुए, चार्ज कंडक्टर को रखे, इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू चार्ज होता है कि नहीं होता है, यस और नो। आप सोच के देखिए, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा, तो आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में क्रिएट करता है उधर की तरफ, कितना, यस, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ई इंटू क्या चीज, क्यू। ठीक है, ये चीज, और इनटू कितना चार्ज है इस पर, तो इस पर भी तो क्यू चार्ज ही इंड्यूस हुआ है। फिर से वही बात, नेगेटिव हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन को हम ऑलरेडी मान लिया कि वो इधर लगने वाला है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव लोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी दिशा में। तो वह तो आप पहले से जान रहे हो, है ना। तो हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड पर बात कर रहे हैं, इसलिए आपको नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव लिखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा वो, राइट। चलिए देखिए तो क्या आ रहा है, सिग्मा तो ऑलरेडी Q बाई ए होता है इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या है Q। आप देखिए यहाँ से फोर्स कितना आ गया, फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया 1/2, है ना, Q स्क्वायर डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर्मूला फॉर व्हाट, फोर्स ऑन एनी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स, आपके लिए दो एकदम फॉर्मूला बेस्ड बेसिक सवाल लिए हैं। देखिए कैसे, क्या कह रहा है पहले सवाल में, कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ऑफ प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल स्क्वायर प्लेट है ना। कहता है दोनों प्लेट सेपरेटेड बाई कितना है, 2 मिलीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन मात्र 2 मिलीमीटर का है। और कह रहा है विथ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 होने का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है किसी मटेरियल का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना, परमिटिविटी, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम का क्या बताता है, कि उस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो एयर और वैक्यूम वाले परमिटिविटी के कंपैरिजन में कितना गुना होगा ये बताता है। मान लो कि इसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 होने का मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी 4 होगा। रिलेटिव परमिटिविटी 4 मतलब इस मटेरियल का जो परमिटिविटी होने वाला होगा वो एप्सिलॉन नॉट के कंपैरिजन में कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। मतलब डेफिनेटली ये मटेरियल उस कैपेसिटर के कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ा दे रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि उसमें आप इस मीडियम का जब परमिटिविटी लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 करोगे, क्योंकि इसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, मतलब ये ऐसा मटेरियल इसका परमिटिविटी हवा वाले के कंपेयर में 4 गुना है, तो इसका परमिटिविटी क्या लिखा जाएगा, 4 गुना ऑफ हवा वाला, वैक्यूम वाला। यस, तो इसके जब कैलकुलेट करो तो अपने यहाँ पे देखो एयर वाले कंपेरिजन में 4 गुना कैपेसिटी आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बस इसको ध्यान रखना है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ही यहाँ पर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, कैपेसिटर को उतना टाइम से बढ़ा देता है जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है यार, बस खाली कैपेसिटर को उतना टाइम्स कर देता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो बताइए कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ये सिंपल फॉर्मूला होगा, लेकिन फिलहाल यहां पर दूसरा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर साथ में एप्सिलॉन आर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उतना गुना बढ़ा दिया हुआ कैपेसिटी को, राइट। चलिए तो वैल्यू डालिए फटाफट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है, मतलब एप्सिलॉन आर जो है वो कितना है, 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं 8.85 10⁻⁻12। एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब ये है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, दिखाई दे रहा है आपको। और इतना बराबर होता है 1 मीटर स्क्वायर, यानी प्लेट एरिया की जगह क्या लिखेगा आप, 1 डिवाइड बाई डी कितना है, डी है 2 मिलीमीटर, दोनों के बीच का दूरी है ना, प्लेट के बीच का। तो 2 मिलीमीटर का मतलब हुआ 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अगर ये इसके बीच में एयर होता, मटेरियल नहीं होता, तो ये 4 से आप गुना नहीं करते और सीधा आंसर होता एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन आपने मटेरियल भर दिया, इसका मतलब है कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना गुना कैपेसिटी राइज कर जाएगा। राइज करा दिया आपने, है ना। अब इसका कैलकुलेट करो, जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.77 10⁻⁻8 फैराड के बाद। ठीक है, आप कैलकुलेटर देखना इतना आएगा। ठीक है, ये बेसिक सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना।
इज 10 माइक्रोफैराड, ओके, कह रहा है इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। ये क्या कह रही है, कह रहा है कैपेसिटेंस जो है ना किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो 10 माइक्रोफैराड हो जाएगा। कब? यदि आप क्या करते हो, मटेरियल को रिप्लेस कर देते हो किससे, सॉरी एयर को रिप्लेस कर देते हो उस मटेरियल से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। ठीक है, तो 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल डाला जा रहा है तो कैपेसिटी 10 हो जा रहा है। इसका मतलब पहले से पक्का 5 रहा होगा, 5 माइक्रोफैराड रहा होगा, तब तो आप उसमें 2 डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो उसका कैपेसिटी 2 टाइम्स होकर कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर कितना आने वाला होगा, 5। कैसे बनाओगे, लेकिन आप सोच के देखो। कहानी यह है कि कोई भी मटेरियल डाला जा रहा है तो उसमें कैपेसिटी CM आ रहा है, तो कैपेसिटी विथ एनी मटेरियल इक्वल टू क्या लिखते हो आप, वो लिखते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू कैपेसिटी विथ एयर। नहीं होता है, मतलब यहां पर एप्सिलॉन R होता है। एप्सिलॉन R ही क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, एयर के जगह पर अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो एयर का कैपेसिटी उतना गुना राइज कर जाएगा। नया वाला कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एयर वाला कैपेसिटी इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया समझ में? ये क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंपल मीनिंग होता है भैया क्या, उतना टाइम्स एयर कैपेसिटी को राइज करा देना। ठीक, चलिए ये बेसिक फॉर्मूला है। एप्सिलॉन R भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये क्या है, कह रहा है कि मटेरियल का 10 माइक्रोफैराड इक्वल टू क्या हो जाएगा, K तो है 2, एयर का वाला कैपेसिटी आपको निकालना है। तो यहाँ C0 कितना आ रहा है, मतलब एयर वाला कैपेसिटी कितना आ रहा है, तो आपका होगा 10 माइक्रोफैराड डिवाइड बाई 2, कितना आया, 5 माइक्रोफैराड। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे भी सोच सकते हैं सीधा बात कि 2 डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड हो रहा है, मतलब वो पक्का एयर वाले का डबल हो रहा होगा तब 10 हो रहा होगा। इसका मतलब एयर वाला 5 रहा होगा तब तो उसमें आप 2 कांस्टेंट वाला डालिएगा तो उसका कैपेसिटी को दुगुना करके 10 बना देगा। यस और नो? तो इसका आप सिंपल आप आंसर से निकाल सकते हैं। आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आपके लिए और अच्छे सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए 2 बेसिक सवाल और है ना। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर रखा हुआ है, ठीक है, इस पर हमने Q चार्ज डाला तो इसको अर्थिंग किया तो ये अपने आप -Q इस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है किसी आदमी ने इसके बीच के डिस्टेंस को 2D कर दिया, है ना, वो चाहता है इसके बीच का सेपरेशन कितना हो जाए, 2D हो जाए, और इसके प्लेट का एरिया को आधा कर दिया उसने। ठीक है, अब चाहता है इतना करने के बावजूद भी, छोटा साइज कर दिया, दूरी बढ़ा दिया, कह रहा है इतना करने के बावजूद भी वो चाहता है कि इसका कैपेसिटेंस सेम मेंटेन रहे। देखिए दोनों कैपेसिटेंस क्या रहे, सेम मेंटेन रहे। तो आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस घटेगा, एरिया घटाओगे तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस घटेगा। तो कह रहा है इसे चाहता है उतना ही कैपेसिटेंस मेंटेन करने का, तो इसके बीच में कुछ भरेगा मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, कुछ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, मतलब उसका कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होगा। कहता है कि इसके अंदर कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल भर दे ताकि कैपेसिटेंस सेम मेंटेन रहे। ये सवाल है आपका। तो ये कह रहा है टू मेंटेन द सेम कैपेसिटी व्हाट शुड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल मस्ट पुट इनसाइड। इसमें कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल आप पुट करोगे कैपेसिटी सेम रहेगा। तो मान लेते हैं इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल आपने पुट किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या फिर एप्सिलॉन R है, जो आपको निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। आपसे अगर पूछे इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है मटेरियल का, इस कैपेसिटर का, तो आप कहोगे सर इसका कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई, एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि इसके बीच का एयर है। ओके, तो इतना कैपेसिटी होगा। फाइनल कैपेसिटी में क्या कह रहा है, सी फाइनल में क्या कह रहा है कि फाइनल वाले में क्या होगा, कैपेसिटी होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया के नाम पर A/2, डिस्टेंस के नाम पर हम रखेंगे 2D, लेकिन इसमें मटेरियल भी फिल कर दिए हैं तो एयर वाले कंपैरिजन में ये एप्सिलॉन R या फिर K टाइम्स हो जाएगा। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना गुना कैपेसिटी क्या होता है, राइज कर जाता है। तो आपने कैपेसिटी को राइज करा दिया। अब कह रहा है कि ये दोनों कैपेसिटी, अच्छा ये क्या है असल में, ये दिख रहा है हमको K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 4 इंटू D। अब कह रहा है दोनों कैपेसिटी सेम होना चाहिए, तो ये दोनों कैपेसिटी सेम है, इसका मतलब क्या है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D मस्ट इक्वल टू होना चाहिए इसके K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 4D। D से D शहीद हो गया, A से A शहीद हो गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन शहीद हो गया, क्या आएगा बताओ जरा, K इक्वल टू 4। अच्छा, मतलब इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरिएगा आप, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मतलब उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्यों, ताकि उसका अगर रिलेटिव परमिटिविटी 4 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका परमिटिविटी एयर के कंपेयर में 4 गुना होगा,
मतलब वो कैपेसिटी को 4 गुना बढ़ा देगा। असल में हो क्या रहा होगा, 2D और a/2 करने से आपका कैपेसिटी 4 गुना घट गया, दिखाई दे रहा है आपको। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको 4 गुना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल डालना होगा। आया समझ में? एकदम बेसिक सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, राइट। अच्छा, कहता है इस ऊपर वाले प्लेट को ना जो रखा गया है उसको ऐसे धागा में टांग करके सीलिंग से धागा में लटका कर रखा गया है ताकि वहाँ मेंटेन रहे। तो क्या होगा, सोचिए देखिए पॉजिटिव प्लेट इसको नीचे खींच लेगा, ये नीचे गिर जाएगा। कहता है फिलहाल कि इस धागा में कितना टेंशन है अगर ये कैपेसिटर आपने सेटअप किया है। इसमें प्लेट का मास रखा है कितना, m। ठीक है, टेंशन इन द क्या बताना है, ये वाला स्ट्रिंग बताना है, और ये वाला प्लेट फिक्स्ड किया हुआ है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, आप बताइए ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव वाले प्लेट को फिर खींच रहा होगा, कितने फोर्स से खींच रहा होगा। फोर्स ऑन प्लेट लिख रहे हैं, ये वाला प्लेट कितना लगा रहा है। ठीक है, तो इस पर असल में 2 फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो इसका मास है अपना, यस और नो, इस प्लेट का अपना मास है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा, प्लस ये वाला प्लेट उसको खींच रहा होगा, वो कितना फोर्स से खींचता है, 1/2 q² डिवाइड बाई a एप्सिलॉन नॉट। अभी देखे थे आप थोड़ा देर पहले। ठीक है, मतलब इस पर प्लेट पर नीचे की तरफ 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक खुद के वजन के कारण, दूसरा ये प्लेट इसको फोर्स लगा खींच रहा होगा 1/2 q² बाई a एप्सिलॉन नॉट फोर्स से। राइट और रॉन्ग बताइए। ऊपर में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन। तो दिस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू क्या है, इस वाला फोर्स। तो टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mg प्लस, है ना, q² बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। बस इतना इसका क्या हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल था, है ना। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर आपके लिए और सवाल ले रहे हैं हम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आपके लिए 2 बेहतरीन सवाल कह रहा है। पहला सवाल में कह रहा है क्या चीज़ कि यहाँ पर एक तो बड़ा सा प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे सर्कुलर डिस्क रखा हुआ है। ठीक है, डिस्क का मास है छोटा m, है ना, और इसका रेडियस है कितना, r। ठीक है, दोनों के बीच का दूरी है d, d काफ़ी कम दिया हुआ है। कम क्यों देता है, ताकि आप इस प्लेट को बड़ा प्लेट समझ सको। नज़दीक से नज़दीक, दोनों नज़दीक रहेगा तो काफ़ी इसके नज़दीक रहोगे तो आपको ये प्लेट काफ़ी बड़ा इमेजिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो कहता है क्या चीज़ कि कितना भी मेंटेन किया जाए, मिनिमम भी कितना होना चाहिए, टू जस्ट लिफ्ट द डिस्क। इस डिस्क को जस्ट उठाने के लिए कह रहा है कितना पोटेंशियल आप मेंटेन करोगे, एकदम उठने को हो जाएगा। ये सवाल है। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। असल में डिस्क उठने को क्यों हो जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा इस पर वोल्टेज देने से, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसके ठीक सामने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर सेटअप हुआ होगा। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो प्लेट पर फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, राइट। तो कितना वो फोर्स जैसे ही mg को क्रॉस किया होगा वैसे वो डिस्क लिफ्ट होने का हो गया होगा, और जैसे ही क्रॉस करेगा वो लिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा काम है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर आप v मेंटेन किए हो और दोनों के बीच का दूरी d है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा E का वैल्यू वो कितना होगा, वो होगा v डिवाइडेड बाई E। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हुआ। ठीक, अब सुनना ध्यान से, कह रहा है क्या चीज़, इस पर क्या इंड्यूस हुआ है, वोल्टेज डालोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या इंड्यूस होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। मान लेते हैं इस पर हमने Q चार्ज इंड्यूस किया, इस पर भी Q चार्ज, इस पर भी Q चार्ज, इस पर माइनस वाला Q चार्ज, इस पर प्लस वाला Q चार्ज। तो Q इंड्यूस जो हुआ है वो कितना हुआ होगा, तो जितना इस सिस्टम का इतने दूर का जो कैपेसिटी रहा होगा इस कैपेसिटर का, कैपेसिटर कितना दूर तक क्रिएट हो रहा है, ये डिस्क के बस इतना सामने तक कैपेसिटेंस क्रिएट हुआ है। इधर वाला डिस्क के सामने तो कोई प्लेट है नहीं, कैपेसिटी क्रिएट होगा। तो कैपेसिटी जो क्रिएट होगा वो सिर्फ इतने एरिया के इक्विवेलेंट यहाँ पर कैपेसिटी क्रिएट होगा। बात सही है। तो Q इनक्लोज क्या लिखेंगे, जो भी कैपेसिटी क्रिएट हो रहा है इनटू जो भी आपका पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज C इंटू क्या रखेंगे, V रखेंगे। अब सुन ध्यान से, तो Q इंड्यूस कैसे निकालोगे आप, Q इंड्यूस निकलेगा, कैपेसिटी कितना होगा, तो आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A कितना है, कितने दूर के एरिया में कैपेसिटेंस क्रिएट हुआ होगा, पाई r स्क्वायर एरिया में, येस और नो, और डिवाइड बाई दोनों के बीच का दूरी d, और इंटू क्या रखोगे यहाँ पर V, जो पोटेंशियल है। तो इतना Q इंड्यूस हो गया। अब आप बताओ फोर्स ऑन कैपेसिटर कितना, फोर्स ऑन प्लेट कितना होता है, तो जो भी इस पर चार्ज है, कितना चार्ज है, Q इंड्यूस चार्ज है इस पर, और जो भी जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेट प्लेस किया गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। तो आप बताना जरा कितना आ रहा है, तो यहाँ पर रखने वाले हम Q इनक्लोज का वैल्यू यहाँ से डाल दो यहाँ पर,
कितना है बताना, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, है ना बबुआ, इनटू भी, ये आपने क्यू इंड्यूस रखा, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वी बाई डी, तो आप क्या रखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जगह पर वी बाई डी रख दिया। अब सुनो ध्यान से, ये जो फोर्स है वो क्या है, इस प्लेट पर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है, ठीक है। ये पक्का mg का बराबरी कर लेगा, इस प्लेट पर ग्रेविटी खींच रहा होगा इसको नीचे की तरफ mg, ऊपर में लग रहा होगा ये वाला f फोर्स, दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये प्लेट उठने को हो जाएगा। यानी हम इस f की जगह पर क्या डाल दें, mg डाल देते हैं, तो mg इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ देखना, यहाँ रहा है एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। पूछता है कितना भी होगा, तो भी आप निकाल सकते हैं मिनिमम कितना होगा यार, राइट। सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है mg इंटू डी स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर। सो वी मिनिमम कितना डालोगे आप, अंडर रूट ऑफ इतना, ठीक है। ये मिनिमम आपने भी लगाना है, इससे ज़्यादा भी लगाओगे तो डेफिनेटली ये फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक, और ज़्यादा फोर्स होगा तो ये उसके बाद उठना आपको दिखाई देने लगेगा। तो कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए कम से कम कि mg का बराबरी कर सके। तो उस समय जो ये भी निकला, क्या निकला है, मिनिमम वैल्यू ऑफ भी निकल गया, है ना। बेहतरीन सवाल था, हर आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर दो प्लेट्स दे रखे हैं और इस बार प्लेट्स जो है बिल्कुल उनके बीच का सेपरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब देख रहे हैं जैसे जैसे ई प्लेट को तिरछा रखा गया है, देखिए एक प्लेट बिल्कुल ऐसा और एक प्लेट जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं रख करके थोड़ा सा ऐसे रखा गया है तिरछा, इस तरह से हल्का सा, और कहता है ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल बहुत ही छोटा है। असल में ये प्लेट्स हैं, कैसे प्लेट्स कैसे अरेंज होंगे, तो नीचे में एक ऐसे सोच के देखिए कि यहाँ पर एक प्लेट रखा हुआ होगा इस तरह से, ये क्या है, ये आपका नीचे वाला मेटालिक प्लेट इस तरह से रखा हुआ है, नीचे में एक प्लेट है, ऊपर वाला जो प्लेट है ना कुछ इस ढंग से, देखिए ध्यान से, ठीक है, एक मिनट ड्रॉ करने दीजिए हमको, इस तरह से ऊपर में एक प्लेट रखा हुआ है और ये प्लेट क्या है, थोड़ा सा इस प्लेट से थोड़ा सा तिरछा एंगल पर, एकदम बराबर नहीं है, थोड़ा सा तिरछा एंगल पर रखा हुआ है, इस तरह कहानी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, फोटो को ध्यान रखना है इसको। कहता है अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो डेफिनेटली जब भी इस तरह से कुछ वेरी करता हुआ हो तो आप तुरंत समझ जाते हैं देख करके पक्का कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं कैसे करेंगे। एक काम करिए, यहाँ से आप x दूरी पर जाइए, लेट मी हैव रेड मार्कर, है ना, आपको दर्शाने के लिए। यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से x दूरी पर जाइए, कितने दूरी पर जाइए, x दूरी पर जाइए, और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन कंसीडर कीजिए dx, ठीक है। तो असल में ये जो एलिमेंटल सेक्शन दिख रहा है ये कोई लेंथ नहीं है, ये अपने आप में एरिया है। देखिए कैसे, ये नीचे वाला प्लेट अगर आप ड्रॉ करो तो नीचे वाला प्लेट तो आपको ऐसा दिखाई देगा, देखो ध्यान से, ये हमने क्या ड्रॉ करा है, ये हमने ये वाला बॉटम प्लेट को ड्रॉ करा है, ठीक। आप यहां से x दूरी पर गए हो और यहां पर एक एलिमेंटल सेक्शन dx कंसीडर किए हो तो असल में आपको ये क्या मिलेगा, यहां पर एक तो ऐसा स्ट्रिप मिलेगा प्लेट के ऊपर। असल में क्या है, ये प्लेट के ऊपर आपको ऐसे स्ट्रिप मिलेगा, ये पूरा क्या रहेगा, पूरा स्ट्रिप रहेगा ऐसे dx का। तो अब बताओ प्लेट का लंबाई कितना है l और चौड़ाई भी संयोग से l ही दे रखा है, ऐसा सवाल में दे रखा है, ठीक है। तो इस एलिमेंटल सेक्शन का जो एरिया होगा आप कहोगे सर इसका चौड़ाई है dx और लंबाई है l के बराबर, तो dx इंटू l इसका एरिया हो, l इंटू dx इसका एरिया हो जाएगा, यस और नो। उसी तरह से ऊपर वाले प्लेट में भी ऐसा ही पतला सा एरिया dx कंसीडर करोगे, जो ऊपर वाला प्लेट है उसके यहाँ पर देखोगे अरे यहाँ भी पतला सा dx है, मतलब एक पतला स्ट्रिप यहाँ, एक पतला स्ट्रिप नीचे वाले प्लेट पर, दोनों पतला स्ट्रिप क्या करेंगे, कैपेसिटेंस क्रिएट करेंगे, बहुत छोटा सा कैपेसिटी क्रिएट होगा वहाँ पर, और उसको पढ़ के इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे प्लेट का क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा। समझ में आ गया है, ये काम करने वाले हम लोग। तो सुनिए ध्यान से, जो छोटा सा कैपेसिटेंस क्रिएट होगा d इंटू सी, डी सी मतलब इस वाले पतले से, मतलब निचले वाले प्लेट पर जो पतला सा एरिया बन रहा है उसके कारण, और ऊपर वाले प्लेट पर जो पतला सा एरिया बन रहा है उसके बीच में जो कैपेसिटी होगा वो देख रहे हैं। तो क्या लिखोगे आप, ये कैपेसिटी लिखोगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इनटू एरिया,
कितना पतला एरिया में कैपेसिटी क्रिएट हो रहा है, पतले से स्ट्रिप में क्रिएट हो रहा है, उसका एरिया कितना है, तो L इंटू डी एक्स, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो गया छोटा सा एरिया, डिवाइड बाई दोनों के बीच का दूरी। तो फिलहाल ये dx और यहाँ पर जो एलिमेंटल सेक्शन होगा dx, इसके बीच का दूरी हमको रखना पड़ेगा, और इसके बीच का दूरी d नहीं है, तो कितना होगा, सुनिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक तो d है, कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्टेंस इसमें ऐड करना होगा बीच की दूरी के लिए। तो आप बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो अगर ये x और ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, आप इसको कहेंगे x इंटू थीटा है, ये सॉर नो, अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये x, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, थीटा इंटू एक्स। तो आप बताओ बीच का दूरी कितना हो गया, आप बोलोगे d प्लस एक्स थीटा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। ये छोटा सा कैपेसिटेंस आया कि नहीं आया, यस, सुनना ध्यान से, यहाँ क्या है, इसमें से जो भी कांस्टेंट उसको इधर निकालो, एप्सिलॉन नॉट एल, यहाँ से d कॉमन निकाल लो, तो अंदर में क्या दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा 1 प्लस एक्स इंटू थीटा डिवाइड बाई डी, और साथ में ऊपर में क्या दिखेगा, dx। अरे दिखेगा ना बबुआ, ये क्या चीज आया, कैपेसिटेंस, सुनना ध्यान से। अब ये DC जो है, देखना ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट एल यहाँ तक तो सही है, d, और साथ में देखो ध्यान से, अगर ये ब्रैकेट ऊपर चला जाए तो क्या हम इसको 1 प्लस एक्स इंटू थीटा डिवाइड बाई डी का पावर -1 लिख सकते हैं, और इंटू साथ में dx लिख सकते हैं ना, ये पूरा ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1। और आपको मालूम है कि ये थीटा बहुत छोटा है, तो ये पूरा नंबर 1 से बहुत छोटा हुआ, और बहुत से छोटा नंबर है, पावर -1 है, तो बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करोगे आप, आपको मिलेगा नहीं, ये पावर यहाँ पर आगे गुना हो जाएगा। यार 1 प्लस एक्स का पावर अगर n होता है, अगर x इज वेरी वेरी छोटा देन 1, तो आप क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स, बाइनोमियल एक्सपेंड लिखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर। तो आप बताओ यहाँ से DC इक्वल टू क्या आ गया, वो आ गया एप्सिलॉन नॉट L इंटू डी, यस, और ये क्या है बेचारा, 1 माइनस एक्स थीटा बाई डी, और इंटू क्या, dx। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको दोनों साइड पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे। तो जब x 0 था तो थोड़ा भी, अभी तो थोड़ा सा प्लेट कंसीडर हुआ, तो मतलब अभी कुछ खास कैपेसिटी तो क्रिएट हुआ नहीं होगा जब x का वैल्यू 0 होगा तो, और जब x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते पूरा L हो जाएगा तो पूरा कैपेसिटेंस आपको C प्राप्त हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, यस। तो देखिए, तो यहाँ से इसका भी इंटीग्रेट करोगे तो C ही आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ देखो कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट L D, राइट, यहाँ देखना 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये x आएगा, है ना, और लिमिट कितना डालोगे आप, लिमिट डालोगे 0 से लेकर के L तक, फिर माइनस, राइट है, थीटा तो कांस्टेंट, d तो कांस्टेंट, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, और इसका भी लिमिट क्या डालोगे 0 से लेकर L तक, बोलो हाँ कि ना, यस, एकदम आसान है ना। देखिए ध्यान से, C इक्वल टू क्या आ रहा है, C इक्वल टू आ रहा है, देखना जरा ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट इंटू L डिवाइड बाई डी, यहाँ डालोगे तो ये L ही आएगा, लोअर लिमिट डालने की जरूरत तो है नहीं, हर जगह 0 ही हो जाना है, उतना आप होशियार हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, L, यस, माइनस, यहाँ क्या दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा L² इंटू थीटा डिवाइड बाई 2D, यस और नो, एक और L कॉमन हो सकता है, तो ये एक और L कॉमन हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपसे यहाँ से दिखाई दे रहा है C इक्वल टू आया एप्सिलॉन नॉट L, है ना, डिवाइडेड बाई D, एक L² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस L थीटा डिवाइड बाई 2D। दिस इज योर कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम, है ना, एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना, बना सकते हैं आप, कोशिश करेंगे तो आप आराम से बना पाइएगा, ठीक है। आप जल्दी से नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपका जो अगला कंसेप्ट है, जिस पर कभी कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है ना, बोर्ड एग्जाम में उतना कुछ खास इस पर सवाल पूछे नहीं जाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। तो ये क्या कह रहा है कि आपको 2 पैरेलल प्लेट्स दिए होंगे बिल्कुल कैपेसिटर की तरह, ठीक है। आपसे कहेगा क्या कि दोनों पर अलग अलग चार्ज हम दे देंगे। फिलहाल हम लोग कैपेसिटर में क्या कर रहे थे, दोनों पर, एक पर चार्ज Q दिया तो उस पर भी -Q चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, है ना, और साइन अपोजिट थे। अब क्या होगा कि आप एक प्लेट पर नहीं डालोगे चार्ज, दोनों प्लेट पर चार्ज डाल दोगे, अब तब कहोगे कि अच्छा दोनों को करीब लाया गया है ना, तो उससे कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, साथ में उसके हर एक प्लेट पर, हर एक सरफेस पर कितने कितने चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, ये आपको बताना पड़ता है, कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है। देखिए कैसे कह रहा है, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक प्लेट है, प्लेट पतला है लेकिन उसको मोटा करके दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ देखना,
दो प्लेट्स हैं, कह रहा है इस पर आपने चार्ज डाल दिया Q1, कितना चार्ज डाल दिया हमने Q1, और इस पर हमने कितना चार्ज डाल दिया Q2, और दोनों को नजदीक लाके छोड़ दिया। तो डेफिनेटली इस पर अपना आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि पोटेंशियल उसको कम किया जा सके, है ना। उसके बाद इसका कैपेसिटी कुछ इंक्रीज करेगा इस तरह से। पूछता है जब सब कुछ हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो सब सरफेस पर कितने कितने चार्ज होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसका तरीका क्या होता है। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि इस सरफेस पर फिलहाल छोटा Q चार्ज इंड्यूस हुआ, हमको नहीं मालूम, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बताइए अगर इस पर टोटल Q1 चार्ज था, छोटा Q चार्ज यहाँ आ गया, तो इस पर बाहर वाले प्लेट पर कितना चार्ज होगा? तो आप कहेंगे सर Q1 माइनस Q, बोलिए हाँ कि ना, ठीक। अच्छा, अब सुना ध्यान से, अगर इस पर यहाँ पर कितना चार्ज हमको जानना चाहते हैं, तो आप सोच के देखिए कि ये कंडक्टर के अंदर का कहानी है, अंदर का मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ से कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउट इस सरफेस से नहीं होना चाहिए। बात सही ना सही? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? उस सरफेस से 0 होना चाहिए। तो उसके लिए तो आपको Q इनक्लोज भी इसके अंदर 0 रखना होगा, यस और नो? तो Q इनक्लोज 0 रखने के लिए डेफिनेटली आप इसको माइनस Q इंड्यूस कीजिएगा, तब तो इसका क्या रहेगा? Q इनक्लोज क्या रहेगा? सरफेस के अंदर 0 रहेगा। बोलिए हाँ कि ना। इस कंसेप्ट को आप पहले भी देख चुके हैं, याद है? आप एक क्वेश्चन किए थे इस तरह से, स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर अगर माइनस Q है तो ये अपने बगल वाले पे प्लस Q इंड्यूस करता है, याद आ रहा है? सेम टू सेम कहानी यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। इस पर अगर Q चार्ज अपने बगल वाले पे कितना इंड्यूस करेगा? माइनस Q इंड्यूस करेगा। अगर यहाँ माइनस Q चार्ज आ गया तो बाहर वाले पे कितना होना चाहिए ताकि दोनों को ऐड करने पर Q2 बचे? तो आप कहोगे सर बाहर वाले पर Q2 प्लस Q चार्ज होगा, तभी तो आप इसको ऐड करोगे तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा? Q2 बन जाएगा। यस, इतना तो समझ में आ गया हमको। बहुत बढ़िया सर, अरे शानदार सर, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ऐसा होने वाला है। ऐसा हमने क्यों किया? असल में आप इसको Q1 Q2 मान सकते थे, बाद में कैलकुलेट करिएगा तो आपको मालूम चलेगा अरे सर Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, साइन में अपोजिट होंगे, सेम टू सेम आएगा। वही कंसेप्ट, गॉसियन सरफेस से कुछ पास नहीं होना चाहिए, नेट इनक्लोज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वही कंसेप्ट लगा दिया हमने इससे हम लोग वेरिएबल को बचा लिए, एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं हुआ है, इक्वेशंस बच जाएंगे हमारे पास, ठीक। चलिए अब सुनिए ध्यान से, यहाँ तक तो आ गया। अब हमको इस Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब ना हमको मालूम चलेगा कितना चार्ज है वो। तो देखिए ध्यान से, इस मटेरियल के इस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, यस। तो आप सोच के देखिए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण होगा? तो इस प्लस वाले चार्ज के कारण, इस प्लस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, और इस माइनस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है। तो ये प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, खत्म, है ना। मतलब ये दोनों चार्ज तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेंगे, काहे? क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में क्रिएट करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट दिशा में क्रिएट करेगा। तो इन दोनों का इफेक्ट तो क्या हो जाना? 0 ही हो जाना। मतलब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इसका और इसका इफेक्ट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपस में क्या कर रहे होंगे? कैंसिल कर रहे होंगे। करेक्ट और नॉट भैया, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब बात आता है ये चार्ज और ये चार्ज, असल में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 चार्ज के कारण क्रिएट होगा। ये क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा, और साथ में ये भी क्रिएट करेगा। लेकिन इन दोनों का इफेक्ट तो नलिफाई अपने आप में हो जा रहा है, तो इन दोनों का इफेक्ट बच जाएगा, यस और नो। तो बताना जरा, इस चार्ज के कारण, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे, पॉजिटिव से अवे की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ, ठीक है। ये इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना होगा वो वैल्यू? तो आप कहते हैं सर सिग्मा 1, इसका जो सिग्मा होगा, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। उसी तरह से इस चार्ज के कारण, ये बाहर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल, इस तरह से, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगा। वो कितना होगा? तो इसका जो भी सिग्मा 2 होगा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मस्ट इक्वल टू सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? ये सही हो गया। मतलब इसका जो सिग्मा होना चाहिए वही सिग्मा किसका होना चाहिए? इसका भी होना चाहिए, यस और नो? इसका सिग्मा मतलब इसका जो भी चार्ज है बटा एरिया बराबर इसका जो भी चार्ज है बटा एरिया, यस और नो? एरिया से एरिया फिर सही हो गया। मतलब इसका चार्ज बराबर क्या?
इसका चार्ज, देख रहे हैं, इसका चार्ज बराबर इसका चार्ज आएगा ना। इक्वेट करो आप, क्या मिल रहा है आप देखो ध्यान से, यहां से मिल रहा है Q1 माइनस Q इक्वल टू Q2 प्लस Q, ये Q उधर चला जाएगा तो यहां पर आ रहा है Q1 माइनस Q2, ओके, ये क्या आ गया जी, इक्वल टू क्या यहां पर आ गया 2Q, सॉरी छोटा Q ना, हाँ छोटा Q, तो Q कितना आ रहा है भैया बताइए, तो आ रहा है Q1 माइनस Q2 बटा 2, आ गया ना। मतलब इस प्लेट पर कितना चार्ज रहना है, इतना चार्ज रहना है, ठीक है। तो बाहर वाले प्लेट पर आप चार्ज निकाल सकते हो, अंदर वाले प्लेट पर चार्ज आ गया ना, यस और नो। तो आप बताओ बाहर वाले पे कितना चार्ज होगा, तो आप कहेंगे बाहर वाले बहुत सारा हो गया, सरफेस पर चार्ज आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए। तो इसके बाहर वाले पर चार्ज कितना है, तो आप कहोगे सर Q1 माइनस ये वाला Q, तो आप कहेंगे सर Q1 माइनस Q2 बटा 2। सॉल्व करके देखो, तो Q1 में से Q1/2 घटेगा, राइट है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बटा 2, आया कि नहीं आया। मतलब ये इस सरफेस पर चार्ज आ गया, ठीक है। मान लो ये सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4, तो सरफेस 2 पर कितना चार्ज है, इतना। सरफेस 3 पर कितना चार्ज होगा, तो ठीक इसका नेगेटिव। सरफेस 1 पर चार्ज निकाले हैं, 1 पहला वाला सरफेस पर निकालना, तो Q1 प्लस Q2/2 आएगा। उसी तरह से दूसरे वाले सरफेस पर, सॉरी चौथे वाले सरफेस पर, ये ना बाहर का सरफेस है जी, निकालना कैसे होगा, तो वो है Q2 प्लस Q, और Q के नाम पर आप ये वाला रखोगे, वो कितना है, दैट इज Q1 माइनस Q2 बटा 2। सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, फिर से आएगा Q1 प्लस Q2/2, दिखाई दे रहा है। मतलब बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज है, वो है Q1 प्लस Q2/2, और Q1 प्लस Q2 है क्या, दोनों जगह बराबर है, जितना इधर सेम टू सेम उतना ही उधर भी, राइट। और Q1 Q2 है क्या, तो Q1 Q2 है जो भी आपने प्लेट पर चार्ज दिया था उसका सम डिवाइड बाई 2, दोनों साइड चार्ज डेवलप हो जाएगा, यस और नो। तो ध्यान रखना है क्या चीज, कि जब भी आपसे दो प्लेट रखा हो और उस पर Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज, तो पूछेगा बाहर वाले पर कितना चार्ज, तो आप दिस प्लस दिस बाई 2 कर देना, उतना ही चार्ज इस पर, उतना ही चार्ज इस पर। और अंदर वाले पे कितना चार्ज, तो अंदर वाले पर जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा और ऑपोजिट साइन का होगा, मतलब ऑपोजिट चार्जेस उस पर क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है पैरेलल प्लेट के बारे में, सुनिएगा ध्यान से, कि पहला पॉइंट है ना, देखिएगा, आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा वो कैसे निकलेगा, तो जो भी चार्ज आपको दिया हुआ है, जितने भी प्लेट्स आपको दिए हुए हैं, वो एक दो प्लेट दिए हुए हैं, तो दोनों प्लेट का चार्ज डिवाइड बाई क्या चीज 2, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई 2। हमेशा आउटर प्लेट पर इतना ही चार्ज होता है। मान लीजिए कल को अगर 3 प्लेट्स आ जाए आपके पास, यहां दिया हुआ है Q, यहां दिया हुआ है 2Q और यहां दिया हुआ है 3Q, ठीक है। पूछेगा बाहर वाले प्लेट पर कितना चार्ज होगा भैया, तो आप कहेंगे तीनों चार्ज को जोड़ दो, Q 2Q 3Q 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 6Q 6Q/2 इधर होगा और 6Q/2 इधर होगा। क्या करना है, सारे चार्जेस को आपको ऐड करके और डिवाइड बाई क्या कर देना है, 2 कर देना है। एकदम इतना सिंपल काम है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या चीज, कि आउटर सरफेस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा समीशन ऑफ ऑल द चार्जेस और डिवाइड बाई क्या होगा 2। मतलब जितने भी चार्जेस हैं, कितने भी प्लेट है Q1, एक प्लेट पर Q2, एक प्लेट पर Q3 एंड सो ऑन, n प्लेट्स है, मतलब Qn डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई n नहीं करना है, डिवाइड बाई क्या करना है 2। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो रिमेंबर रखना है आपको इसके बारे में, कह रहा है कि अंदर वाले प्लेट पर जो हमेशा चार्ज डेवलप होगा वो बिल्कुल अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के, राइट है ना। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, ऑपोजिट ओके चार्जेस विल बी डेवलप्ड ऑन क्या चीज, इनर साइड। इनर साइड आया समझ में, ये दो बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट, जो अंदर पैरेलल प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो कितना क्रिएट होगा भैया, तो आप देखिए इस Q चार्ज के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये वाला Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखिएगा,
जो भी आपका Q डिवाइड बाई एरिया मतलब सिग्मा हो गया और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्रिएट होगा। और अंदर में क्रिएट के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पर इनर चार्ज रखेंगे। समझ में आ रहा है? ये कौन सा चार्ज है भैया, ध्यान रखना, ये इनर चार्ज है। इनर प्लेट पर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनर चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? गुड। और कुछ पूछे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल E इंटू डी कर देना, V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी कर देना। कोई पांचवा पॉइंट पूछे सर कैपेसिटी कितना होगा, तो कैपेसिटी कब से चार्ज पर डिपेंड करने लगा। आप कितना भी चार्ज दे दो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका जो भी एप्सिलॉन होगा बीच का मटेरियल का एप्सिलॉन डिवाइड इनटू एरिया और डिवाइड बाय डी, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये 5 पॉइंट इसके बारे में आप तो जल्दी से नोट करो, फिर आपके लिए सवाल लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए एकदम बेसिक सवाल लिया गया है, उस जो कंसेप्ट अभी हम लोग डिस्कस किए उस पर। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि कभी भी जो भी जितना भी आपने चार्ज दे दिया प्लेट्स के ऊपर, आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा वो सम ऑफ चार्जेस डिवाइड बाई 2 होता है। जितने भी चार्जेस हो उतना डिवाइड बाई 2 कर देना, और अंदर वाले पे जो चार्ज इंड्यूस होगा एक दूसरे का ठीक अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड का होगा, और साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। सुनना ध्यान से। कोई आपसे पूछे, ये देखिए 3 सवाल है आपके लिए। कहता है ये 2 प्लेट्स दे रखे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, कहता है इस पर 5 कूलम इस पर 8 कूलम बताना है, सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा हर सरफेस पर। आप सोचो, सबसे पहले बताना आप यहाँ पर इसका जो ये आउटर सरफेस है, उधर वाला सरफेस, उस पर कितना चार्ज होगा, तो आप कहोगे सर उस पर होगा 5 कूलम प्लस 8 कूलम डिवाइड बाई 2, मतलब 13/2 कूलम चार्ज इस बाहर वाले पर होगा। ठीक है, आप सोचो अगर 13/2 कूलम बाहर वाले पर है तो अंदर वाले पे कितना होगा, तो अंदर वाले पे होगा 5 - 13/2 कूलम। यस और नो? अरे 5 कूलम चार्ज होना चाहिए टोटल, उसमें से 13/2 उधर चला गया, इधर कितना बचेगा, जो बच गया उस साइड इंड्यूस हो जाएगा। यस और नो? थोड़ा सा कैलकुलेशन 5 ले लिए, 6 लेते तो आपको ज़्यादा मजा आता। देखिए यहाँ पर अगर हम 6 लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में इसको। देखो कैसे, अरे असल में आपके लिए नहीं ले रहे हैं, असल में हम अपने लिए ले रहे हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा। यहाँ देखिए, तो ये 6 और 8 तो 14 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 6 + 8 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आएगा 14/2 मतलब 7। अच्छा, मतलब इस पर बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज होगा, 7 कूलम चार्ज होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो 6 कूलम रहना चाहिए, यहाँ 7 कूलम पहुंच गया। इसका मतलब अंदर वाले पर पक्का -1 कूलम इंड्यूस होगा, तब तो ये दोनों मिलकर के 6 कूलम मेंटेन रखेगा। या सर नो? बाहर 7 कूलम आ गया, इसके बाहर कितना रहेगा, 7 कूलम ही रहेगा। ठीक है, अब सोचो, देखो इस पर -1 कूलम इंड्यूस हुआ है, तो ये अपने अंदर वाले पर कितना +1 कूलम इंड्यूस करेगा, है ना। अब देखो ये 1 कूलम और 7 कूलम मिलकर 8 कूलम नहीं हो गया। इतना आसान था बस। ठीक है, यहां देखिए 3 कूलम 1 कूलम और 6 कूलम रख दिया। कहता है सब सरफेस पर, इधर इधर 2 सरफेस, 3 4 5 6 सरफेस को बताना आपको चार्जेस कितने होंगे। तो सीधी सी बात, आउटर सरफेस पर चार्ज कितना होगा भैया, तो सभी को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना होगा 3 जोड़ 1 जोड़ 6/2 कितना है, 6 3 9 10/2 मतलब 5, है ना। मैंने बाहर वाले सरफेस पर 5 कूलम और यहाँ भी बाहर वाले सरफेस पर कितना आ जाएगा, 5 कूलम आ जाएगा। ये सब एकदम साधारण। अब बताओ यहाँ पर बाहर वाले 5 कूलम आ गया और 3 कूलम मेंटेन रहना चाहिए, तो आप बताइए पक्का यहाँ पर -2 कूलम इंड्यूस होगा, तब तो ये दोनों मिलकर 3 कूलम मेंटेन रखेगा। अच्छा, अगर यहाँ -2 कूलम इंड्यूस होगा तो अपने बगल वाले पर निश्चित ही +2 कूलम इंड्यूस करेगा, पॉइंट के अनुसार। आप देखें थोड़ा देर पहले, है ना। अब बताइए यहाँ पर 1 कूलम मेंटेन रहना चाहिए, यहाँ पर 2 कूलम आ गया, तो पक्का यहाँ पर -1 कूलम इंड्यूस होगा अंदर वाले पर, तब ना ये 2 और -1 मिलकर 1 मेंटेन रखेगा। और यहाँ -1 आ गया तो डेफिनेटली इस पर क्या करेगा, +1 कूलम इंड्यूस करेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, ये बाहर वाला 5 कूलम ये 1 कूलम मिलकर 6 कूलम मेंटेन कर लेगा, राइट। तो इस तरह सारा सरफेस पर चार्ज आ गया। कितना आसान है भैया, है ना। यहाँ देखिए सेम सवाल, 4 प्लेट रखे हुए हैं, क्या करेंगे बताइए। तो आउटर सरफेस पर कितने चार्ज होते हैं, आउटर वाले पर, तो सभी को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, एकदम बेहतरीन, है ना। क्या होगा बताइए, 6 नहीं है, 3 है, 3 2 5 और 5 10, तो असल में क्या है 3 जोड़ 2 जोड़ 5, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर क्या है कोई भी चार्ज आपने प्लेस नहीं किया है। डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ गया, 5 5 10 मतलब 5 आ गया। अच्छा, मतलब बाहर वाले पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, 5 कूलम। 3 मेंटेन करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर -2 कूलम इंड्यूस होगा, तब तो ये दोनों मिल करके 3 कूलम को मेंटेन करेगा। यस,
इस पर -2 कूलम है तो यहाँ पर अंदर वाले पे +2 कूलम इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर 2 कूलम मेंटेन रखना है तो आप सोच के देखो, देखना ध्यान से, ये 2 कूलम है तो 2 कूलम मेंटेन होगा तो यहाँ पर कितना चार्ज होना चाहिए, 0, यस और नो। और इस पर 0 चार्ज है तो इस पर भी क्या रखेगा, 0 चार्ज। चूंकि इस पर 0 चार्ज रहना तो इस साइड भी क्या रहेगा, 0 चार्ज, यस और नो। अब बताओ अगर यहाँ पर 0 है तो अपने बगल वाले पर कितना इंड्यूस करेगा, 0, यस और नो। और जो है 0 है तो जो 5 कूलम है वो कहाँ चला गया, बाहर। देखो तो ये बाहर में 5 कूलम बराबर आ गया कि नहीं आ गया, था ना साधारण। अच्छा अब देखो ध्यान से, इसी सवाल में, इसको तो आप नोट करना ही, इसी सवाल में हम क्या कर रहे हैं, इस बेचारे को है ना 1 कूलम कर दे रहे हैं, एडिट किए हैं सवाल को, दूसरा सवाल हो गया। अब आप कैसे करेंगे बताओ। तो अब देखो ध्यान से, 1 कूलम मत करो, उसको 3 कूलम कर दो, ताकि ऐड करने में ना फ्रैक्शन ना आए, है ना। 3 5 8, इसको आप 4 कर लो, 12 आ जाएगा, है ना। 4 कूलम कर दिया। चलो अब बनाते हैं सवाल को कैसे बनेगा, ये समझ रहे हैं ना 4 कूलम क्यों लिए हैं, आपके आसानी के लिए नहीं, हम अपने आसानी के लिए, है ना। देखिए तो आउटर सरफेस पर कितना चार्ज होगा बताओ जरा आप, तो सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो ये 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2, 7 7 5 12/2 मतलब 6 कूलम। अच्छा मतलब बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, 6 कूलम इंड्यूस होगा। तो इसके बाहर वाले पर भी कितना होगा, निश्चित ही 6 कूलम इंड्यूस होना चाहिए, यस और नो। अच्छा अब देखो यहाँ पर 6 कूलम है तो पक्का यहाँ -3 रहेगा कूलम, तब ना इसको 3 कूलम मेंटेन करेगा, यस और नो। यहाँ -3 तो अपने बगल वाले पर +3 कूलम मेंटेन करेगा, तब तो जाकर के ये दोनों, है ना, इसका इनक्लोज 0 हो पाएगा, राइट। +3 है यहाँ +4, इसका मतलब इधर वाले पे +1 कूलम आएगा, तब तो ये दोनों मिलकर के 4 कूलम मेंटेन करेगा। यहाँ +1 कूलम है तो इस न्यूट्रल वाले प्लेट पर -1 कूलम इंड्यूस करेगा, बोलो हाँ कि ना, यस। सुनो ध्यान से, अब ये -1 कूलम है, इस प्लेट को न्यूट्रल रहना चाहिए, इस पर कोई चार्ज रखे नहीं थे, तो पक्का ये सर +1 कूलम इंड्यूस करेगा, तब तो दोनों मिलकर के 0 मेंटेन रखेगा। और यहाँ +1 है तो भैया यहाँ पर ये -1 कूलम मेंटेन करेगा। अब देखो तो ये -1 और ये 6 मिलकर के 5 कूलम मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो सारे सरफेस पर आपने क्या निकाल लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आपके लिए क्या है, सबसे आसान काम है ना। आप जल्दी से उसको नोट करो। फिर हम कभी क्या करता है ना कि इसमें किसी प्लेट को अर्थिंग कर देता है, तो अर्थिंग जब कर देगा तो उस पर कैसे, उसके कंसेप्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अगला हम ले रहे हैं क्या चीज़ कि पैरेलल प्लेट, है ना, पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जब उसमें अर्थिंग प्रोवाइडेड रहता है तब। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। अर्थिंग के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप नोट कर लो, है ना। जब मान लो यहाँ प्लेट रखा हुआ है, यहाँ पर प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, और किसी प्लेट को करने जा रहा है वो क्या चीज़, अर्थिंग। तो अर्थिंग केस में वो कहता है क्या चीज़ कि बाहर वाले पर चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, 0। प्लेट अर्थिंग हो रहा है तो उस सिस्टम का में बाहर वाले पर क्या होना चाहिए, चार्ज 0 होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या रखना है याद कि बाहर वाले पर चार्ज, बाहर वाला कथी भाई, सरफेस, है ना, पर चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट अंदर वाला सेम टू सेम, अंदर वाले प्लेट पर बिल्कुल अपोजिट चार्जेज इंड्यूस होंगे, ये तो हमेशा ही सेम टू सेम होगा, है ना। क्या कह रहा है कि अंदर वाले, है ना, सरफेस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अपोजिट होने चाहिए, यस और नो। ये कंसेप्ट छोटा सा इस्तेमाल करना है तो आपके फटाफट सवाल बनते रहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आप कहता है मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, इस पर हमने चार्ज दिया 2Q, इस पर हमने चार्ज दिया 4Q, और यहाँ पर एक व्यवस्था लगा रखे हैं, कभी भी इसको अर्थिंग किया जा सकता है। स्विच ऑन करोगे क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। कहता है फिलहाल स्विच ऑफ है तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात, अगर स्विच ऑफ है तो होगा क्या, स्विच ऑफ करने से होता क्या है, स्विच ऑफ रहने से क्या होता है कि नॉर्मल प्लेट है, अर्थिंग से इसका कोई संबंध है नहीं। अब क्या करोगे, बाहर में चार्ज 4 और 2 6, 6 का 3, बाहर में 3, इसमें बाहर में 3, और ये बाहर में 3 है तो अंदर में पक्का -1 होना चाहिए, यस। तब नहीं मिलकर क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, -1 तो यहाँ पे क्या आएगा +1, तो अपना 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4। ये सिंपल काम कब, जब अर्थिंग नहीं किया गया है तब। अर्थिंग करने से देखिए क्या होता है, अब ये कहानी बदल जाएगा। और सिर्फ ये कहानी नहीं बदलेगा, इस पर जो चार्ज होगा ना ये भी बदल जाएगा। पूछिए क्यों, वो इसलिए क्योंकि अर्थिंग करने से इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। पहले इस प्लेट का पोटेंशियल 0 नहीं है भैया, लेकिन अर्थिंग करने से क्या होगा, प्लेट का पोटेंशियल 0 होगा।
तो डेफिनेटली अर्थ इसके प्लेट के पोटेंशियल को जीरो करने के लिए हो सकता है उससे कुछ चार्ज खींच के ले ले अपने अंदर, या फिर अपने अंदर से कुछ चार्ज ऐसे सप्लाई कर दे। तो इस पर चार्ज अब 4Q तो नहीं रहने वाला है, इतना तो गारंटी है। अब इससे मतलब हमको नहीं है, अब इस 4Q पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। अब कैसे बनाना है, सीधी बात, बाहर वाले सरफेस पर तो मार्क बन कर चार्ज क्या रखोगे, 0। बाहर वाले पर कोई चार्ज नहीं आएगा अर्थिंग के केस में, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, सीधी सी बात, अब यही कंसेप्ट लगाएंगे। इस पर 2Q चार्ज मेंटेन रहना चाहिए, तो बाहर वाले पर 0 है, इसका मतलब अंदर वाले पर सारा का सारा 2Q आ जाएगा, यस और नो। और अंदर वाले पर 2Q आता है, इसके अंदर वाले पर कितना इंड्यूस करेगा, -2Q आ गया इंड्यूस्ड, बात खत्म। बाहर वाले पर 0, इस पर 2Q और इस पर -2Q। इस पर टोटल चार्ज कितना है, इस सरफेस इस वाले प्लेट पर टोटल चार्ज कितने आए हैं बताइए जरा आप, -2Q। इसका मतलब है निश्चित ही ये वाला जो चीज रहा होगा ना अर्थिंग, वो -6Q चार्ज इधर से सप्लाई कर दिया होगा, नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया होगा, तब ना ये -6Q इस +4Q को -2Q बनवा दिया होगा, ताकि इसे क्या किया जा सके, पोटेंशियल को 0 मेंटेन किया जा सके। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब चार्ज सप्लाइड बाई अर्थ कितना हो जाएगा, -6Q। कभी कभी आपसे ऐसा सवाल भी पूछता है कि अर्थ ने कितना चार्ज सप्लाई किया, फिर कितना चार्ज गेन किया, तो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात, 4Q पहले से था, अब -Q दिख रहा है, मतलब उसमें पक्का -6Q फ्लो करा होगा, तब तो -6Q + 4Q मिलके कितना हो जाएगा, अब कितना बचा रह जाएगा, -2Q। इतना आसान है, ठीक है। बाहर वाले को 0 करना है और इस पर चार्ज इंड्यूस करते चले जाना है। और उदाहरण देखिए, और एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए। मान लिया आपके पास 3 प्लेट्स दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है आपको, बनाएंगे तब ना दिखाई देगा जी। ये देखिए 3 प्लेट दिए हुए हैं, ठीक है। इस पर हमने चार्ज रखा -Q, इस पर हमने चार्ज रखा 2Q, चलो रख दिया, ठीक है। इस पर चार्ज नहीं दिया हुआ है, कहता है क्या चीज़ कि इसको जब आप अर्थिंग करोगे तो आपको बताना है अर्थिंग करने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो अर्थिंग करने के पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो टोटल सम ऑफ चार्ज डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2। तो टोटल तीनों प्लेट पर चार्ज कितना है, फिलहाल अर्थिंग नहीं किया है तब, अर्थिंग नहीं होगा तब ये काम करना है। तो -Q 2Q है ना, 2Q -Q + 0 है ना, डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, Q/2, यस कितना आ गया, Q/2। तो यहाँ भी चार्ज Q/2, यहाँ भी चार्ज Q/2, ठीक है। अब ये Q/2 है, यहाँ -Q मंगवाना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर -3Q/2 रखिएगा, तब तो मिलाएगा तो -Q आएगा। और ये -3Q/2 है, तो यहाँ +3Q/2 मेंटेन करना है। 2 कूलम तो 1.5 कूलम हो ही गया है, तो आधा कूलम और मिलेगा तो हो जाएगा, ठीक। ये आधा कूलम यहाँ पर क्या करेगा, -आधा कूलम इंड्यूस करेगा, तब तो ये इसका नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये काम कब करते हैं, जब अर्थिंग नहीं रहता है तब। अब कह रहा है कि भाई अर्थिंग कर दो, तो जब अर्थिंग करोगे तो निश्चित ही इस प्लेट के पोटेंशियल को 0 करने के लिए हो सकता है अर्थ कुछ चार्ज वहाँ से सप्लाई कर दे, या फिर इसमें से कुछ चार्ज ले लेता है कि इसमें माइनस चार्ज इंड्यूस हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये नौटंकी कुछ करेगा, पता नहीं क्या करेगा, आप बस इसको ऑन कर दो। इतना हमको मालूम चला कि ऑन करने से सिस्टम पर सबसे आउटर साइड में चार्ज कितना इंड्यूस होना चाहिए, 0। तो आपने क्या इंड्यूस कर दिया, 0 कर दिया, गुड। अब बताइए 0 के कारण इसमें -Q होना चाहिए टोटल, है ना। तो बताइए अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ -Q रहेगा, तब तो ये दोनों मिलके -Q मेंटेन करेगा, है ना। यहाँ -Q तो अपने अंदर वाले पर +Q मेंटेन करेगा, ये तो मालूम है हमको, इंड्यूस करेगा। अब ये +Q है, 2Q को मेंटेन करना है, तो यहाँ पर पक्का Q रहेगा, तब तो ये Q मिलके 2Q बनाएगा। और यहाँ Q है तो पक्का इस पर -Q इंड्यूस होगा, यस। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये पहले से न्यूट्रल था, लेकिन अब इस पर क्या है, चार्ज है। कौन सप्लाई किया होगा, अर्थ सप्लाई किया होगा, ताकि पोटेंशियल को क्या करें, मेंटेन करके 0 कर दें। तो इस तरह से आप सारे सरफेस पर चार्ज निकाल सकते हैं। कल को अगर मान लो इस तरह से आ जाए, यहाँ देखना, देखो ध्यान से, 3 प्लेट दे दिया हमने, फिर से वही सही, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक। यहाँ देखो, इस पर हमने चार्ज रखा Q, इस पर रखा हमने 3Q, इस पर इसको 4Q कर दो, ठीक है, और इसको ग्राउंड कर दो। इस बार सेम टू सेम कहानी होगा। इसमें पहले से चार्ज हो चाहे नहीं, मान लो पहले से 2Q चार्ज है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली इसमें तो फ्लो करके जो ओवरऑल चार्ज बचना होगा वही बचेगा इसके ऊपर में। तो आपको इससे मतलब अब नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग कब करना है, जब सवाल में ऐसा पूछेगा कि अर्थिंग करने से कितना एक्स्ट्रा चार्ज धरती ने सप्लाई किया या फिर कितना उसमें से चार्ज ले लिया,
तब उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले से कितना था और बाद में कितना है, तो घटा देना तो मालूम चलेगा कि चार्ज आया है कि गया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा रहा, तो इस चार्ज से आपको मतलब इस 2Q से आपको कोई मतलब फिलहाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल क्या मेंटेन होगा वो स्विच ऑन करने के बाद मालूम चलेगा। तो स्विच ऑन करते ही आपको लगेगा कि यहाँ पर बाहर साइड में क्या चार्ज रखोगे, 0। अगर यहाँ चार्ज देखो, सबसे आउटर वाला शुरू करो, चार्ज 0 है तो यहाँ पर क्या रहेगा, 4Q। यस, तब तो मिलकर कितना बनेगा, 4Q। अब ये 4Q यहाँ है तो इस पर कितना इंड्यूस करेगा भैया, -4Q इंड्यूस करेगा। दोनों को मिलाकर के 3Q मेंटेन रहना चाहिए। तो आप बताइए पक्का यहाँ 7Q इंड्यूस होगा, तब तो 7Q और -4Q मिलकर क्या बना पाएगा, 3Q। और यहाँ 7Q है तो इस पर कितना इंड्यूस करेगा, -7Q इंड्यूस करेगा। तो फिलहाल अब इस प्लेट पर नेट चार्ज कितना है, -7Q। पहले कितना हुआ करता था, +2Q हुआ करता था, है ना। इसका मतलब कितना सप्लाई हुआ होगा, ग्राउंड ने इधर से -9Q नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया होगा, तब ना ये -9Q इस +2Q कितना बना दिया होगा, -7Q बना दिया होगा। तो ये जब वैल्यू निकालना हो तो इसका इस्तेमाल होगा, अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं होगा। 2Q चार्ज नहीं है, अब इस पर कितना चार्ज है, इस तरह से निकाल सकते हैं। कल को अगर बीच वाले प्लेट पर दे दे तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर इधर देखना, इधर देखना, इस पर Q चार्ज डाला, इस पर हमने 3Q चार्ज डाला, यस, और बीच वाले प्लेट में पता नहीं कितना चार्ज डाला, लेकिन इसको हम लोग करने वाले हैं ग्राउंड, फिलहाल न्यूट्रल है फॉर एग्जाम्पल। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। करना क्या, 4Q तो यहाँ पर आएगा 2Q, यहाँ 2Q तो यहाँ Q, यहाँ Q तो यहाँ -Q, यहाँ -Q तो यहाँ +Q, क्यों, क्योंकि उस पर न्यूट्रल है। यहाँ +Q तो इस पर डेफिनेटली -Q, यहाँ -Q तो डेफिनेटली यहाँ पर 2Q। 2Q कैसे आ गया जी, देखो 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 देखो, अरे भैया यहाँ गलती करवा दी आप। 2Q होगा तो यहाँ पर -Q होगा, तब तो ये मिलकर क्या बनाएगा, Q। ये -Q तो यहाँ पर क्या, +Q। ये +Q तो यहाँ पर क्या, -Q, उल्टा लिखवा दिए हो आप, है ना। ये -Q तो यहाँ पर क्या, +Q, और ये +Q, और यहाँ बाहर 2Q मिलकर क्या हो जाएगा, 3Q। तो ये कब होगा, जब अर्थिंग नहीं है तब। अर्थिंग होने से क्या होगा, आप सोचिए, देखो अर्थिंग होने, जैसे अर्थिंग ऑन करोगे तो बाहर वाले सरफेस पर चार्ज कितना होना चाहिए, 0। यस, अब आप बताना हमको, अगर बाहर वाले सरफेस चार्ज 0 है तो अंदर वाले पे ये Q रहेगा, तब तो ये मिलकर Q बनेगा। और यहाँ Q है तो डेफिनेटली यहाँ पर -Q इंड्यूस करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा। उस तरह से बाहर वाले पे चार्ज 0 है तो अंदर वाले पे कितना होना चाहिए, 3Q। यहाँ पर 3Q है तो यहाँ पर कितना करेगा, -3Q इंड्यूस करेगा, कहानी खत्म। मतलब इस प्लेट पर कितना टोटल चार्ज होगा, -4Q। तो पहले से ये प्लेट न्यूट्रल था, अब इस पर चार्ज कितना है, -4Q। मतलब इस -4Q को कौन सप्लाई किया होगा, अर्थ क्या किया होगा, इस पर -4Q चार्ज डाल दिया होगा, ताकि पोटेंशियल को क्या रखे, 0 बना सके। ओके, सो इस तरह से कभी कभी अर्थिंग वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, है ना। आज क्लास में इतना देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए आज की वीडियोस, धन्यवाद।